हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स की तैयारी है ना दोस्तों। तो उसी की श्रृंखला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ विजन मंथली मैगजीन का पॉलिटी का सेगमेंट जो जून 2022 में आया हुआ है मैगजीन में। उसमें मैंने आपको कुछ टॉपिक कवर करा दिए थे। और दोस्तों आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं हेट स्पीच दोस्तों। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स की दृष्टि से भी, मेंस की दृष्टि से भी और सामान्य जीवन में भी। एक हमें इसका अंदाज़ा होना चाहिए कि है क्या चीज़, हम जागरूक हो सकते हैं इसको पढ़ने के बाद। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक होने वाला है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ। चलिए चलते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा टॉपिक है हेट स्पीच। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस टॉपिक में, मतलब मैगजीन में जिस तरीके से टॉपिक कवर कराया होता है उसी तरीके से मैं भी आपको कवर कराता हूँ। तो इसमें लिखा है दोस्तों कि सुर्खियों में क्यों है ना, पहली बात। फिर जो सुर्खियों में चीज़ है वो किसके बारे में होगी, हेट स्पीच के बारे में। तो फिर हमें हेट स्पीच पता होना चाहिए कि एक्चुअल में है क्या हेट स्पीच। फिर उससे संबंधित यदि कोई कानूनी प्रावधान है तो वो, उससे संबंधित कोई मुद्दे, इसका महत्व क्या है। महत्व तो कुछ होना नहीं है, है ना। लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, या इससे जुड़े हुए मुद्दे क्या हैं और आगे की राह क्या है ना। यानी कि हमारे यहाँ अगर हमारे यूपीएससी में क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे टैकल कर पाएंगे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। सबसे इम्पोर्टेंट तो वही चीज़ है ना। तो हम जानते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने पिछले 7 वर्षों में हेट स्पीच के लिए दर्ज कानूनी मामलों में लगभग 500% की वृद्धि होने की बात कही है ना। इसने क्या कहा है कि पिछले 7 वर्षों में हेट स्पीच के लिए दर्ज कानूनी मामलों में लगभग 500% की वृद्धि होने की बात कही है। यानी कि लगभग 7 वर्ष, यानी कि दोस्तों आज 2023 चल रहा है और ये रिपोर्ट 2022 की है ना। तो 2022 से लगा लो, यानी कि 2015 में जहाँ 100 मामले थे अब वहीं 500 मामले हो गए हैं हेट स्पीच के। तो हेट स्पीच जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि है क्या। तो हेट स्पीच ये लिखा है कि हेट स्पीच को भारत के किसी भी कानून के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है। तो दोस्तों यहीं से हमारा प्री का क्वेश्चन बन जाता है कि क्या संविधान में हेट स्पीच को डिफाइन किया गया है या नहीं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपने देखे होंगे। तो हेट स्पीच को भारत के किसी भी कानून में परिभाषित नहीं किया गया है। अब हेट स्पीच होता क्या है, तो हेट स्पीच की अवधारणा को अंतर्राष्ट्रीय कानून में ही परिभाषित नहीं किया गया है। ना कोई राष्ट्रीय कानून है ना अंतर्राष्ट्रीय कानून है। तो भैया है कहाँ, पता चलेगा आगे। हालांकि नागरिक व राजनीतिक अधिकारों पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समझौता ऐसे भाषणों पर कानूनी प्रतिबंध आरोपित करता है। यानी कि नागरिक व राजनीतिक अधिकारों पर जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है ना, इंटरनेशनल जो ट्रीटी टाइप का है ना, एग्रीमेंट, ऐसे भाषणों पर, कैसे भाषणों पर, ऐसे भाषणों पर कानूनी प्रतिबंध आरोपित करता है जिनमें घृणा का समर्थन करके भेदभाव, ये लिखा है, घृणा का समर्थन करके भेदभाव, शत्रुता या हिंसा को भड़काने का प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों एग्ज़ाम में प्री में एक लाइन आ सकती है कि हेट स्पीच क्या है, कि वो इस तरीके के भाषण हैं जिसमें घृणा का समर्थन करें हम, मतलब हेट का समर्थन करें और उसको समर्थन करके भेदभाव का, शत्रुता का, हिंसा को भड़काने का प्रयास करें हम, है ना। यानी कि मान लो मैं हूँ या कोई भी है, वो इस तरीके का भाषण दे जो घृणा पर आधारित हो और उससे उसका रिजल्ट क्या निकले, भेदभाव हो जाए, हिंसा हो जाए। तो ऐसे भाषणों पर जो नागरिक व राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, ऐसे भाषणों पर कानूनी प्रतिबंध लगाता है। आगे क्या है कि हेट स्पीच को अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों में व्यक्त किया जाता है। यानी हम कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं, कोई चित्र बना सकता है, कोई कार्टून बना सकता है, कोई मीम्स, आजकल मीम्स काफ़ी बनते हैं, है ना, इंस्टा पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी हैं। तो चित्र बनाकर, कार्टून बनाकर, मीम्स बनाकर, वस्तुएं, है ना, वस्तुएं, कोई वस्तु बना दो जैसे पुतला फूकते हैं, है ना, हाव भाव, किसी के हाव भाव दिखाकर, प्रतीक चिन्हों के आदि के माध्यम से हम इसे ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीक़ों से प्रसारित किया जा सकता है ना। इसे ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीक़ों से जो है प्रसारित किया जा सकता है। तो दोस्तों ये कुछ कंसेप्ट था हेट स्पीच के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं टॉपिक में, आगे बने रहिएगा। हेट स्पीच पद का प्रयोग निरपवाद रूप से अपशब्द, निंदापूर्ण, अपमानजनक, भयभीत करने वाली, यानी कितनी टफ हिंदी लिख रखी है ना, आप ध्यान दीजिएगा। हेट स्पीच पद का प्रयोग
यानी कि ये जो टर्म है हेट स्पीच, इसका प्रयोग निरपवाद रूप से अपशब्द, निंदापूर्ण, अपमानजनक, भयभीत करने वाली व परेशान करने वाली अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। दोस्तों, हमें किसी को धमकाना होता है तो हम गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, अपशब्द का प्रयोग करते हैं। जो निंदा यानी समाज में जिसकी निंदा की जाती है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। सिंपल वे में यही है। साथ ही इसे ऐसी अभिव्यक्ति के लिए भी प्रयोग किया जाता है जो विभिन्न समूहों के खिलाफ हिंसा, घृणा या भेदभाव को उकसाती है। यानी कि हिंदू मुस्लिम अगर चल रही है, या हिंदू सिख, या जो भी समझ लो आप, धर्मों में बेसिकली चलती है। यानी कि जो सांप्रदायिकता है ना, इसमें क्या होता है, जो हमारे उलेमा हैं, पंडित हैं, मौलवी हैं, तो वो क्या करता है, अगर ज़्यादा ही ऐसा मुद्दा बना दे वो किसी भी मुद्दे को, उसमें घृणा का मतलब घृणा घुस कर, उसमें घृणा डालकर क्या करते, भेदभाव, विभाजनकारी शक्ति इत्यादि को पनपने की मौका दे, तो ऐसी स्पीच को, ऐसे भाषण को हम हेट स्पीच कहेंगे। क्योंकि उससे क्या होगा, यानी कि ऐसी स्पीच जिससे दो समूह आपस में बट जाएं, हिंसा करने लगे, उनमें भेदभाव आने लगे, असमानता आने लगे, ऐसे भाषण को हेट स्पीच कहा जाता है सिंपल शब्दों में। तो आमतौर पर जैसे नस्ल, नरजातीयता, लिंग, लैंगिक रुझान, धार्मिक विश्वास, इसी तरह के संदर्भ में परिभाषित व्यक्तियों के समूह के खिलाफ घृणा के लिए उकसाने को हेट स्पीच कहा जाता है। हाँ देखो, किसी को हम नस्ल के खिलाफ उकसा दें, उसके लिंग के खिलाफ उकसा दें, धार्मिक विश्वास के खिलाफ उसको उकसा दें, तो जो उकसाने वाले जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जो पद यूज़ कर रहे हैं, जो शब्द यूज़ कर रहे हैं, वो हेट स्पीच है ना। यानी कि हम कहेंगे तुम नारी हो, है ना, तो क्यों हो नारी, तो नारी तो ऐसी होती है, नारी तो वैसी होती है, और वो उकसा जाए, और सभी जो जो स्त्री हैं हमारे देश की, या जो महिला वर्ग है, वो क्या करने लगे, नारीवादी आंदोलन करने लगे, देश में हिंसा हो जाए, तो ऐसे भाषण को हम क्या कहेंगे, हेट स्पीच कहेंगे। ये मैंने आपको सिंपल शब्दों में बता दिया। अब दोस्तों, इससे संबंधित ये जो कानून है, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो संवैधानिक प्रावधान क्या है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 19 का 2, जिसमें कुछ युक्तियुक्त प्रतिबंध की बात की जाती है मौलिक अधिकारों पर, है ना, स्वतंत्रता से संबंधित। तो इसमें लिखा है, सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है ना। हालांकि इस अधिकार पर अन्य बातों के साथ साथ लोक व्यवस्था, सदाचार या नैतिकता के संरक्षण हेतु युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। हमारे संविधान में अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत क्या है, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, हम कुछ बोल सकते हैं, कुछ अभिव्यक्त कर सकते हैं, पर उससे क्या हो, हमारा जो पब्लिक ऑर्डर है, लोक व्यवस्था है, वो ना बिगड़े, कोई नैतिकता का हिरास ना हो, यानी कि जो नैतिक प्रतिमान बना रखे हैं हमारे देश में, उसको चोट ना पहुँचे, है ना, सदाचार की जगह कदाचार वाली बात ना करने लगे हम। तो ये जो है, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं प्री एग्जामिनेशन में, यानी कि लोक व्यवस्था, सदाचार, नैतिकता, आरक्षण इत्यादि के बारे में पूछा जा सकता है। फिर आते हैं हम कि भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता की धारा, है ना, भारतीय दंड संहिता जो है 1860। तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धाराएं 153A, 153B, 298, ये भी इसके विरुद्ध कार्यरत है, मतलब इसके विरुद्ध क्या है, हेट स्पीच के विरुद्ध हैं। कौन सी धारा, 153A, 153B, 298। फिर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, ये पब्लिक रिप्रेजेंटेशन जो एक्ट है 1951, है ना, उसमें अधिनियम की धारा 8 ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करती है जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का गलत उपयोग करने का दोषी पाया जाता है ना। तो ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है जो वाक और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार का गलत उपयोग करता हो। तो दोस्तों, आगे चलते हैं, इस टॉपिक में क्या है। तो दोस्तों, हम जान रहे थे कि लोक जो प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951, उसकी जो धारा 8 है, वो ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य बनाती है जो वाक और है ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का गलत उपयोग करते हैं। उसी की धारा 123 थ्री ए और धारा 125, वो निर्वाचन के संबंध में कोई धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर शत्रुता फैलाने वाली गतिविधियों को एक भ्रष्ट चुनावी आचरण मानती है ना। साथ ही इन गतिविधियों को प्रतिबंधित भी करती है। यानी कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, समुदाय के नाम पर कोई शत्रुता फैलाने वाला आचरण करता है चुनाव में, तो उनको भ्रष्ट आचरण मानती है कौन, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट, है ना, 1951। फिर इसमें एक कानूनी प्रावधान और है कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 धारा 7 के तहत कहे गए या लिखे गए शब्दों के माध्यम से या संकेतों या तस्वीरों द्वारा अन्यथा
अस्पृश्यता को उकसाने और उसे बढ़ावा देने के विरुद्ध दंड का प्रावधान करती है ना। तो ये कुछ संवैधानिक प्रावधान हैं दोस्तों। इसके बारे में आगे चलते हैं कि टॉपिक में आगे क्या दिया हुआ है। तो अब दोस्तों हम देखते हैं कि हेट स्पीच से संबंधित समस्याएं क्या आती हैं। एक तो हिंसा का प्रसार होता है, जैसे इसकी डेफिनेशन सही है। अब मैं संक्षेप में बताऊंगा थोड़ा, क्योंकि मैंने पहले इसके बारे में थोड़ा ब्रॉडली बता दिया आपको। तो हिंसा का प्रसार होता है, यानी हिंसा हो जाएगी हेट स्पीच से। फिर धार्मिक ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण का मतलब होता है पोलर, दो पोल में बांटना। जैसे कि दो एक समुदाय के लोग हैं, उन्हें दो भागों में बांट देना, इसको बोलते हैं धार्मिक ध्रुवीकरण में वृद्धि होती है। तीसरा पॉइंट है कि सामाजिक सद्भाव और लोकतंत्र को प्रभावित करते हैं। यानी कि ये क्या है, 19(2) जो युक्तियुक्त प्रतिबंधन लगाता है किस पर, वाक और व्यक्ति पर। उसी की बात है कि सामाजिक सद्भाव या लोक, यानी हम वहीं से 3 पॉइंट उठा सकते हैं कि लोक व्यवस्था, सदाचार, नैतिकता इत्यादि को प्रभावित करता है और कानून व्यवस्था को बाधित करता है। दोस्तों जब हिंसा होगी तो उससे क्या होगा, कानून व्यवस्था खराब होगी देश की, है ना। फिर क्या है कि हेट स्पीच से निपटने में आने वाली चुनौतियाँ क्या क्या हैं। तो वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता से टकराव हो सकता है। दोस्तों क्या चुनौती आ सकती है, मान लीजिए हम हेट स्पीच के लिए कोई कानून बना दें, पर हम उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कोई व्यक्ति अपनी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर रहा है या हेट स्पीच है ना, क्योंकि उसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, न राष्ट्रीय कानून में है, न या अंतर्राष्ट्रीय कानून में है। तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है ना। ये टकराहट की बात है। मेंस में लिख भी सकते हैं आप, प्री में भी कुछ पूछा जा सकता है। फिर असहमति पर अंकुश है। असहमति पर अंकुश का मतलब क्या है कि हेट स्पीच को नियंत्रित करने के प्रयास में आलोचना, असहमति व्यक्त करने की स्वतंत्रता को कम नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि असहमति पर अंकुश का मतलब क्या है कि मान लीजिए सरकार क्या कहती है कि ये हेट स्पीच है, तो सरकार के हम किसी भी कार्य के खिलाफ तो बोल ही नहीं सकते फिर, है ना। हम असहमति, फिर हमारी स्वतंत्रता ही कहाँ रह गई। तो असहमति पर भी अंकुश लग सकता है यदि हम इससे संबंधित कोई कानून बनाते हैं तो। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि उचित परिभाषा का ना होना। तो दोस्तों इसके समाधान देख लेते हैं कि क्या समाधान होने चाहिए, है ना दोस्तों। तो एक तो ये है कि विधि आयोग की सिफारिश है। विधि आयोग ने ये बताया है, लॉ कमीशन ने, कि जो हमारी आईपीसी की धारा है ना, उसमें किसी धारा में शामिल मत करो, अलग से धारा बना दो हेट स्पीच के लिए, है ना। दूसरा एक विनियामक उपाय भी कर सकते हैं। विनियामक उपाय का मतलब ये है कि हेट स्पीच और जो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उनके दायरे तय होने चाहिए। मतलब कहाँ तक व्यक्ति को बोलने का अधिकार है और कहाँ तक वो हेट स्पीच समझी जाएगी, वो ये विनियामक रेगुलेशन इसी तरीके से होता है। एक तीसरा पॉइंट ये है ना, इसमें तीसरा पॉइंट ये है कि हेट स्पीच के मामलों का वैकल्पिक विवाद समाधान होना चाहिए, है ना। यानी वैकल्पिक विवाद समाधान में क्या आता है, जैसे मध्यस्थता कर लो, संवाद कर लो, सुलह कर लो, इत्यादि तरीके से हम इसको न्यायालयी कार्यवाही में ना लेकर जाकर मध्यस्थता के माध्यम से, सुलह, आर्बिट्रेशन इत्यादि के माध्यम से इसको हम कर सकते हैं। फिर कुछ विधिक उपाय भी हैं, मतलब गैर विधिक उपाय। तो गैर विधिक उपाय में क्या हो सकता है कि सांप्रदायिक तनाव को कम करने के लिए धार्मिक आधार पर सहानुभूति पैदा करने हेतु धार्मिक प्रमुखों को शामिल किया जाना चाहिए। तो क्या है दोस्तों इसमें कि सांप्रदायिक तनाव जिससे कम हो, तो धार्मिक आधार पर सहानुभूति हो सब में, है ना, सब एक दूसरे की अनुभूति को समझें। उस आधार पर हमें जो धार्मिक प्रमुख है ना, उनको शामिल करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ क्या है कि मान लीजिए कोई पादरी है चर्च का, और गुरुद्वारे में जो गुरुजी बैठते हैं, तो उन दोनों को ले आए हम और उनमें कहें कि हमें एक दूसरे की सहानुभूति, हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, प्रेम सद्भाव से रहना चाहिए। तो इस तरीके से क्या होगा, क्योंकि अधिकांश जो हेट स्पीच बोली जाती है वो धर्म के मामले में ही, यानी कि धार्मिक विरोधी बनाती हैं, एक दूसरे को कट्टरता को महत्व देती हैं। जबकि देश जो चलेगा वो विधि के शासन से चलेगा ना, जिसमें प्रेम सद्भाव होगा, सहानुभूति होगी, समानुभूति होगी, एक दूसरे की हम मदद करेंगे, सहिष्णुता, यानी कि जो भी प्रस्तावना में दर्शन है संविधान का, उसके हिसाब से चलेगा देश। कट्टरता के या धर्म विरोधी आंदोलन के हिसाब से या हेट स्पीच के हिसाब से नहीं चलेगा। तो ये आज का कुछ टॉपिक था दोस्तों हेट स्पीच के बारे में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, है ना। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है जनहित याचिका। ये आपने कई बार टर्म सुना होगा जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, है ना। सिलेबस में भी है ये पॉलिटी के। तो इसमें क्या है कि जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि पब्लिक के इंटरेस्ट में, जनहित के हित में, मतलब लोगों के हित में जो याचिका डाली जाती है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, उसको हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जनहित याचिका कहते हैं। तो ये टॉपिक में क्यों है, सुर्खियों में लिखा है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने
जो महत्वहीन जनहित याचिका हैं, जिनका कोई महत्व नहीं है। कई बार, हाँ, पहले सुर्खी पढ़ लीजिए फिर मैं बताता हूँ कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने महत्वहीन जनहित याचिका दायर किए जाने पर आपत्ति प्रकट की है। न्यायालय ने लग्जरी लिटिगेशन दायरे दायर करने के लिए याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना भी लगाया है। लग्जरी लिटिगेशन, तो दोस्तों हम पढ़ते हैं कि लग्जरी लिटिगेशन क्या होता है ना, इसके बारे में तो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों हम क्या है कि हम क्या देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमें जनहित याचिका जारी करनी चाहिए जो किससे संबंधित हो, लोगों के हित से संबंधित हो, जिसमें लोगों का हित विद्यमान हो। बट अब क्या हो रहा है, एक लग्जरी लिटिगेशन हो गई है। लग्जरी लिटिगेशन, ये टर्म बहुत महत्वपूर्ण है लिखने के लिए, इसमें मेंस की दृष्टि से। ये टॉपिक दोस्तों मेंस की दृष्टि से ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्री में कुछ ही जगह है जहाँ संवैधानिक प्रोविजंस आएंगे, वरना मेंस की दृष्टि से तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहीं भी हम इसको कोड कर सकते हैं, निबंध में, पॉलिटी के इथिक्स में, कहीं भी। तो लग्जरी लिटिगेशन क्या है, जैसे अभी एक मामला आया था जूही चावला का। तो जूही चावला ने एक PIL डाली थी, जिसको उच्चतम न्यायालय ने उन पर क्या लगाई, पेनल्टी लगाई, और उसको लग्जरी लिटिगेशन बोला। क्यों? क्योंकि आजकल जो सेलिब्रिटी क्या हैं, जो चर्चाओं में नहीं रहते हैं, अब वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि जनहित याचिका डालकर सुर्खियों में आना चाहते हैं और लग्जरी बटोरना चाहते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, लग्जरी लिटिगेशन, है ना। तो ये दोस्तों आपको टर्म समझ में आया होगा शायद। तो मुद्दा यही है कि उच्चतम न्यायालय ने जो है जनहित याचिकाओं के नाम पर जो लग्जरी लिटिगेशन है उसको महत्वहीन करार दिया है और जुर्माने की बात करी है कि उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, याचिकाकर्ता जो भी होगा। तो जनहित याचिका और उसका महत्व क्या है कि जनहित याचिका, है ना, कि जनहित याचिका और उसका महत्व। तो जनहित याचिका का तात्पर्य मानव अधिकारों, है ना, मानवाधिकारों तथा समानता के अधिकारों की रक्षा करने और व्यापक लोक महत्व के मुद्दों को उठाने के लिए कानून का प्रयोग करने से है। यानी कि हम व्यापक लोक महत्व का मुद्दा हो या मानवाधिकार, समानता इत्यादि के अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो हम याचिका डालते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उससे है। जनहित याचिका की जो अवधारणा है वो कहाँ से ली है हमने, ये है प्री की दृष्टि का, कि जनहित याचिका की अवधारणा हमने अमेरिकी न्याय प्रणाली से ली है। यानी कि अमेरिका में जो जुडिशरी सिस्टम है ना, उसमें जनहित याचिका का कंसेप्ट है, वहीं से हमने उठा लिया, है ना। चुपचाप, पता नहीं लगने दिया किसी को। तो जनहित याचिका क्या है, जनहित याचिका अनुच्छेद 39A पर आधारित है। अनुच्छेद 39A क्या है, यह अनुच्छेद प्रावधान करता है कि जो राज्य है ना, राज्य, देखो राज्य को 12 में भी बताया है, अनुच्छेद 12 में,